नमस्कार दोस्तों, इवोक आईएएस की डेली करंट अफेयर्स की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि 16 जून के बाद से आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेज कंटिन्यू हो जाएंगी, तो अब से हम लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लासेज पढ़ने वाले हैं। 7 जून के बाद से हमारी कोई क्लास नहीं हुई है, तो आप लोग परेशान मत होइए। ये जो गैप है 7 जून से और 18 जून के बीच का, इसको हम बहुत जल्द फुलफिल कर देंगे। 2 दिन 3 दिन की करंट अफेयर्स इंग्लिश को कंबाइन करके आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, तो परेशान मत होइए, पूरा कवर हो जाएगा। बस आप लोग क्लास के साथ अब बने रहिएगा कंटिन्यू। डेली अब करंट अफेयर्स की क्लासेज आपकी होने वाली हैं। आज है 18 जून, तो आज की हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अलकनंदा नदी से संबंधित। अब ये अलकनंदा नदी अखबार की सुर्खियों में क्यों है? उत्तराखंड में एक टेम्पो ट्रैवलर बेकाबू होकर इस अलकनंदा नदी में जाकर गिर गया। ज्योग्राफी सेक्शन में अलकनंदा नदी से लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अलकनंदा और उसमें मिलने वाली जो सहायक नदियाँ हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो अलकनंदा नदी के बारे में देख लेते हैं। अलकनंदा नदी का अगर उद्गम स्थल देखें, यानी जहाँ से ये नदी निकलती है, उसका नाम है अलकापुरी ग्लेशियर। अलकापुरी ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। ये अलकापुरी ग्लेशियर 2 ग्लेशियरों का संयोजन है, यानी 2 ग्लेशियरों से मिलकर बना हुआ है अलकापुरी ग्लेशियर। तो ये 2 ग्लेशियर कौन से हैं? एक आपका है नासिका ग्लेशियर, दूसरा ग्लेशियर है शतोपद ग्लेशियर। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार प्रश्न में अलका नदी ग्लेशियर का उद्गम स्थल शतोपद ग्लेशियर लिखा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर अलकापुरी की जगह पर शतोपद या नासिका ग्लेशियर भी दे दें तो आप लोग उसका सही जवाब दीजिएगा। अलकापुरी ग्लेशियर होगा, या तो ऑप्शन में नासिका होगा या फिर शतोपथ ग्लेशियर होगा, क्योंकि अलकापुरी ग्लेशियर इन दोनों ग्लेशियरों से मिलकर बना हुआ है, जहां से अलकनंदा नदी निकलती है। राइट। अब अलकनंदा नदी और इसमें जो 5 सहायक नदियां मिलती हैं, इसीलिए इसको पंचप्रयाग के नाम से भी जानते हैं। अलकनंदा नदी अगर हम देखें तो विष्णुप्रयाग में इसमें मिलती है धौली गंगा। दूसरी जो नदी है नंदाकिनी नदी, वो अलकनंदा में मिलकर मिलती है नंदप्रयाग में। कर्णप्रयाग में आपकी पिंडारी नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिल जाती है, और लास्ट में देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से जाकर मिल जाती है, और इसी के बाद से इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप एक चित्र के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। यानी गंगा नदी का कोई मूल ओरिजिन नहीं है। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिल जाती हैं, तब इस नदी का जो नाम है वो पड़ जाता है गंगा नदी। अन्य जो नदियाँ मिलती हैं अलकनंदा नदी में, उसे एक बार फिर से देख लीजिए। ये शतोपथ ग्लेशियर, या फिर कह सकते हैं अलकापुरी ग्लेशियर, नासिका ग्लेशियर। तो इन तीनों नामों से कोई भी नाम आपके एग्जाम में दिया जा सकता है। जो प्रमुख ग्लेशियर है वो है अलकापुरी ग्लेशियर, जो नासिका और शतोपथ ग्लेशियर से मिलकर बना हुआ होता है। इस अलकापुरी ग्लेशियर से जब ये अलकनंदा निकलती है, तो इसमें धौली गंगा मिलती है आपकी विष्णुप्रयाग में। ये विष्णुप्रयाग एक स्थल है, यहाँ पर मिलती है धौली गंगा। नेक्स्ट पिंडार नदी इस कर्णप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। उसके बाद नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग में मिल जाती है। फिर मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्थल आप लोगों को याद रखने हैं। फिर लास्ट में अलकनंदा नदी, इस भागीरथी नदी जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये देवप्रयाग में दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, और इस देवप्रयाग के बाद से ये जो नदी का संयोजन है, संगम है, इसके बाद से ये नदी गंगा नदी कहलाती है। तो आप लोग याद रखिए, यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ आप जानते हैं उत्तराखंड के 2 प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं। इसमें से जो बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी के दाएं किनारे पर अवस्थित है। इस बात को भी आप याद रखिए, यहाँ से लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये पंचप्रयाग तंत्र समझ में आ गया होगा। अब अलकनंदा नदी से संबंधित आपके लिए एक प्रश्न है। अलकनंदा नदी देवप्रयाग में निम्नलिखित में से किस नदी से मिलती है? ऑप्शन है मंदाकिनी से, सेकेंड ऑप्शन है नंदाकिनी से, ऑप्शन सी है भागीरथी, ऑप्शन सी है पिंडार नदी। तो हमने सभी नदियों के बारे में देखा कि अलकनंदा नदी कहाँ कहाँ पर जाकर किस स्थान पर मिलती है। तो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से जो मिलती है उसका नाम है भागीरथी नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जैव संदीप्ति से संबंधित। हाल ही के वैज्ञानिकों ने पाया कि गहरे समुद्र में रहने वाले झींगों में जैव संदीप्ति की घटना काफ़ी आम हो गई है। ये जैव संदीप्ति क्या है, इसके बारे में देख लीजिए। प्रश्न आपसे यहाँ से बन सकता है जैव संदीप्ति के बारे में। जैव संदीप्ति क्या होती है? यह कुछ प्राणियों में प्रकाश उत्सर्जित करने का गुण होता है। आप लोगों ने रात में देखा होगा जुगनू को टिमटिमाते हुए। जुगनू जब उड़ता है, चलता है, तो उसके पीछे आप देखेंगे कि एक लाइट जैसी जलती है। तो ये जो लाइट जलती है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, एक्चुअली यही कहलाता है जैव संदीप्ति। तो यह कुछ प्राणियों में प्रकाश उत्सर्जित करने का गुण है। उत्सर्जित प्रकाश का स्रोत वास्तव में जीवों में एंजाइम उत्प्रेरित ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं से उत्पन्न होता है। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए रात में जो कुछ प्राणी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए एंजाइम उत्प्रेरित ऑक्सीकरण अभिक्रिया। प्रकाश उत्सर्जन के लिए 2 विशिष्ट रसायनों की आवश्यकता होती है। उसमें पहला रसायन होता है लूसीफेरिन और दूसरा रसायन होता है ल्यूसीफेरेज, या जिसे हम फोटोप्रोटीन भी कहते हैं। तो इन सभी तथ्यों को याद रखना है।
जो प्राणी रात में प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसके पीछे का कारण है उनकी एंजाइम उत्प्रेरित ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया में 2 विशिष्ट रसायनों की आवश्यकता होती है। इन 2 रसायनों के नाम याद रख लीजिए। पहला नाम है लूसीफेरिन, दूसरा नाम है लूसीफेरेज या फिर फोटोप्रोटीन। जैव संदीप्त जीवों से नीले से लाल रंग के प्रकाश उत्सर्जित होते हैं। जैव संदीप्त गुण प्रदर्शित करने वाली कुछ प्रजातियां हैं जैसे स्पंज, जेलीफिश, हैचेट मछली, क्रेमी, सी वालनेट, जुगनू, कवक बैक्टीरिया आदि। तो ये कुछ जीवों की प्रजातियां हैं जो रात में प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जिसमें हम लोग सामान्यतः जुगनू को रात में जलते हुए देखते हैं। जैव संदीप्त के कार्य क्या होते हैं? शिकारी जानवरों से बचने के लिए जीवों द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करना, शिकार को अपनी ओर आकर्षित करना, समान प्रजातियों के बीच संचार स्थापित करना आदि जैव संदीप्ति के प्रमुख कार्य हैं। तो आप लोगों को जैव संदीप्ति के बारे में पता होना चाहिए, ये क्या है, इसके पीछे का क्या कारण है, कौन से रसायन की आवश्यकता होती है जैव संदीप्ति के पीछे। बाकी ये जो कुछ उदाहरण हैं जो जैव संदीप्ति का गुण प्रदर्शित करते हैं, इनको देख लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप लोग प्लीज़ गलत मत करिएगा। अब जैव संदीप्ति के संदर्भ में एक प्रश्न देख लेते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है इन दोनों कथनों में कितने कथन सही हैं। पहला कथन है यह प्राणियों में प्रकाश उत्सर्जित करने का गुण है। दूसरा कथन है उत्सर्जित प्रकाश का स्रोत वास्तव में जीवों में एंजाइम उत्प्रेरित ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा है। तो ये दोनों कथन सही हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा जैव संदीप्ति के बारे में। जैव संदीप्ति क्या है? प्रकाश उत्सर्जित करने का गुण है जो कुछ प्राणियों जीवों में देखा जाता है, और ये जो प्रकाश उत्सर्जन होता है ये एंजाइम उत्प्रेरक ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण होता है। तो दोनों कथन सही हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगली न्यूज़ है बाल्टिक सागर से संबंधित। अब बाल्टिक सागर आपके ज्योग्राफी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। यूरोपियन कंट्री के आसपास, चाहे वो आयरिश सागर हो, बाल्टिक सागर हो, कैस्पियन सी, भूमध्य सागर, लाल सागर, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। खासकर इन समुद्र के किनारे जो तटीय देश हैं, आपसे पूछा जाता है कौन सा देश इस समुद्र के किनारे अवस्थित है। डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, फिर कथन बना के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देख लीजिए बाल्टिक सागर के बारे में। ये चर्चा में क्यों है? तो एक रिपोर्ट के अनुसार रूसी SU-24 बम वर्षक विमान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बाल्टिक सागर के गोटलैंड द्वीप के निकट स्वीडिश हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है, और इसके कारण ये बाल्टिक सागर इन दिनों अखबार की सुर्खियों में बना हुआ है। अब ये बाल्टिक सागर ज्योग्राफी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक बार आपको बाल्टिक सागर का पहला मैप दिखा देते हैं। आप ये मैप देख रहे होंगे, ये है बाल्टिक सी। एक सेकेंड, ओके, ये आप बाल्टिक सी देख रहे हैं यहाँ पर। ये है आपका बाल्टिक सी। स्कैंडोनियन प्रायद्वीप जो है, इस स्कैंडोनियन प्रायद्वीप जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आता है, इस स्कैंडोनियन प्रायद्वीप को ये शेष यूरोप जो कॉन्टिनेंटल है इससे ये अलग करता है बाल्टिक सी। ये है आपका नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर, और यहीं से प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था यूपीएससी में। तो बाल्टिक सी की आप लोग देख लीजिए इसकी प्लेसेस, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं बाल्टिक सी के बारे में जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। अब ये आप देख रहे हैं अटलांटिक सी है, और इसी अटलांटिक सी की एक समझ सकते हैं एक उप शाखा है जो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी, ये दोनों ही अटलांटिक महासागर की ही एक ब्रांच है। तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक शाखा है, डेनिस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। स्कैंडोनियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। जैसे हमने बताया ये स्कैंडोनियन प्रायद्वीप है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सभी स्कैंडोनियन प्रायद्वीप के देश हैं। तो ये स्कैंडोनियन प्रायद्वीप को, ये जो शेष यूरोपियन कॉन्टिनेंटल है, यूरोपीय महाद्वीप है, ये इसको अलग करता है बाल्टिक सी। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारे पानी का सागर है। इस तथ्य को आप लोग याद रखिएगा। अंतर्देशीय का क्या मतलब हो गया कि ये जो सागर है वो कई देशों की सीमा से क्या है वो घिरा हुआ है, और मैप में आप यहाँ देख भी सकते हैं स्वीडन, फिनलैंड, इधर रसिया, देन जर्मनी, इन देशों से ये घिरा हुआ सागर है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारे पानी का सागर है, लेकिन बड़ी मात्रा में नदी जल के मिलने के कारण इसकी जो लवणता है, इसके जो खारेपन का जो स्तर है वो काफ़ी कम है। बाल्टिक सागर के तटीय देश देखें तो इसमें डेनमार्क आता है, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, इस्टोनिया, रूस, फिनलैंड और स्वीडन, ये बाल्टिक सागर के तटीय देश है। यानी बाल्टिक सागर इन देशों से सीमा बनाता है, जिसमें फिनलैंड और स्वीडन आप देख ही रहे हैं, इधर लिथुआनिया, लाटविया और इस्टोनिया है, देन रसिया ये आ जाता है, जर्मनी और डेनमार्क, ये सभी देश इस बाल्टिक सी के तट पर स्थित हैं। बाल्टिक सागर में मिलने वाली नदियाँ, जिसमें फिस्टुला और ओडेरा प्रमुख नदियाँ हैं। नदियों के आप लोग नाम याद रखिए। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कील नहर की पोजीशन आप ये देख सकते हैं, ये आपकी यहाँ पर कील नहर है। तो कील नहर बाल्टिक सागर को नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर से जोड़ती है। तो इस तथ्य को याद रखना। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कील नहर।
बाल्टिक सागर में कुछ प्रमुख खाड़ियाँ पड़ती हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है बोथेनिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, रीगा की खाड़ी और डांस की खाड़ी। इन 3 खाड़ियों को एटलीस्ट जरूर याद रखिएगा, बोथेनिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी और रीगा की खाड़ी। ये तीनों खाड़ियाँ इसी बाल्टिक सागर में स्थित हैं। आप अगर यूरोप का यहाँ पर मैप देखेंगे तो ये यहाँ पर फिनलैंड की खाड़ी है, बोथेनिया की खाड़ी यहाँ है और फिर रीगा की खाड़ी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट खाड़ियाँ हैं जो बाल्टिक सागर में देखी जा सकती हैं। अब बाल्टिक सागर से संबंधित आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, तो आप सभी इसका जवाब दीजिए। बाल्टिक सागर के संदर्भ में बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। ऑप्शन बी है यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारे पानी का सागर है। ऑप्शन सी है यह स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। चौथा ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, बड़ी मात्रा में नदी जल के मिलने के कारण इसमें लवणता का स्तर अधिक है। तो इसका जो सही जवाब होगा सही नहीं है। ऊपर के तीनों जो स्टेटमेंट हैं ABC ये तीनों सही हैं। इसका जो ऑप्शन डी है कि बड़ी मात्रा में नदी जल के मिलने के कारण इसमें लवणता का स्तर अधिक है, ये गलत है, क्योंकि नदियों का जल जब मिलता है तो लवणता क्या होती है, खारेपन का स्तर क्या होता है, वो कम हो जाता है। हमने ऊपर पढ़ा भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सही नहीं है बाल्टिक सागर के संबंध में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ई-फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम से संबंधित। ई-फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल शक्ति मंत्रालय ने ई-फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो किस मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा ई-फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई-फ्लो का क्या मतलब होता है? ई-फ्लो का आशय होता है एनवायरमेंटल फ्लो, या कह सकते हैं न्यूनतम प्राकृतिक अपवाह बनाए रखने से होता है। यानी सीधा सा मतलब समझिए कि जलधाराओं या नदियों में जल का अपवाह इतनी मात्रा में हो कि वहाँ की जो मौजूदा वनस्पतियाँ हैं, जीव है, या फिर वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो नेचुरली अपना कार्य कर सके। अगर इस न्यूनतम मात्रा में नदियों का जो अपवाह है वो बना रहता है तो उसे कहते हैं ई-फ्लो। तो ई-फ्लो से आशय है एनवायरमेंटल फ्लो या न्यूनतम प्राकृतिक अपवाह बनाए रखने से। यह वास्तव में जलधाराओं या नदियों में जल का अपवाह इतनी मात्रा में होने से है जिससे कि उसमें मौजूद वनस्पतियाँ और जीव अपना पारिस्थितिक या प्राकृतिक कार्य संपन्न कर सकें। इसमें इनसे वनस्पतियों एवं जीवों का अस्तित्व क्या होता है, बना रहता है। अगर फ्लो पानी का बहुत अधिक होगा तो आप समझ सकते हैं वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं या फिर वहाँ के जीव हैं वो बह जाएंगे, यानी वहाँ पर फिर उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस न्यूनतम मात्रा में एक अपवाह होना चाहिए ताकि वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, जो जीव हैं, उनका अस्तित्व बना रहे। इसी को कहते हैं ई-फ्लो। ई-फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे इसे राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ गंगा मिशन यानी नमामि गंगे के द्वारा विकसित किया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम में गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाना और इसकी सफाई करना शामिल है। अब इस मिशन में गंगा की सहायक नदियों को भी शामिल कर लिया गया है। एक बार क्वेश्चन PCS एग्जाम में पूछा गया था कि नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। उसमें डिफरेंट ऑप्शन थे। ऑप्शन था कि केवल गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाना, गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाना, इस तरीके से ऑप्शन थे। तो अगर फिर से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए नमामि गंगा कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियों को भी अब शामिल कर लिया गया है। तो गंगा और जो उसकी सहायक नदियां हैं उनको प्रदूषण मुक्त बनाना, उनकी सफाई करना शामिल है गंगा नदी कार्यक्रम का उद्देश्य। आप लोग याद रख लीजिए। इस सिस्टम के जरिए गंगा, यमुना और उनकी जो सहायक नदियां हैं इनके जल की गुणवत्ता का रियल टाइम आधार पर आकलन किया जा सकेगा। इसकी मदद से केंद्रीय स्तर पर नमामि गंगे कार्यक्रम की गतिविधियों की निगरानी भी की जा सकेगी। तो ई-फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ई-फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? अब आप लोगों से प्रश्न है जिसका ऑप्शन है पहला पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन इसका डी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो हमने ऊपर बताया ई-फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तरंग शक्ति अभ्यास के बारे में। अगस्त 2024 में भारतीय वायुसेना तरंग शक्ति नाम से अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन करेगी। आप लोगों का 17वां BPSC का एग्जाम है 30 सितंबर को। तो ये अगस्त 2024 में ये न्यूज़ फिर से काफ़ी चर्चा में होने वाली है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा तरंग शक्ति अभ्यास किस सेना से संबंधित है? तो आपका जवाब होना चाहिए भारतीय वायुसेना से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपसे बन सकता है। तो याद रखिए 2024 के अगस्त महीने में भारतीय वायुसेना तरंग शक्ति नाम से अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन करेगी। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण दक्षिण भारत में होगा, वहीं दूसरा चरण पश्चिमी क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। इस स्टेटमेंट को भी आप याद रखिए। तो आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उस सभी को हमने कवर कर लिया। अंत में आप जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे होता है, तो
क्वेश्चन ऑफ द डे है क्वाड समूह से रिलेटेड। इन दिनों क्वाड समूह फिर से काफ़ी चर्चा में है, अखबार की सुर्खियों में है। तो आप लोगों के लिए प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। 4 देश क्वाड समूह में आते हैं, तो यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक ऐसा देश है जो क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। उसमें से ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है क्वाड समूह में ये जो 4 देश हैं ABCD के ऑप्शन में, इनमें से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। तो आई होप आप सभी इस प्रश्न का जवाब अवश्य देंगे। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास के साथ में। अब आपकी जो क्लासेज हैं वो कई क्लासेज ऐसी होंगी जो 7 जून और 18 जून के बीच के जो दिन है जिनमें गैप हो गया है करंट अफेयर्स की क्लासेस का, तो 2 दिन 3 दिन को कंबाइन करके हम आपको क्लास प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपकी जो करंट अफेयर्स का जो फ्लो है वो बना रहे और आपकी मंथली करंट अफेयर्स तैयार होता रहे डेली बेसिस पर, राइट। तो हम लोग मिलेंगे अगली क्लास के साथ में। जब तक आप लोग पढ़ते रहें, जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। और अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई आप लोग करना स्टार्ट कीजिए बहुत तेज़ी के साथ। अब बहुत समय नहीं बचा है, स्ट्रेटजी बना लीजिए। बाकी जो भी परेशानी आ रही हो पढ़ने से संबंधित, बुक्स रिलेटेड, कैसे पढ़ें, कैसे टाइम मैनेज करें, आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है। वहाँ पर आपको इन सभी क्लासेस का PDF मिल जाता है और आप मैसेज के द्वारा अपनी बात को बता सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहें, राइट। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।